नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए राज्य की कुल 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा। कांके विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाका में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट वोटर बनने और सर्टिफिकेट मिलने को लेकर भी उत्साहित दिख रहे हैं। आपको बता दें, बीएलओ रीता का कहना है कि अपना बहुमूल्य वोट काफी जरूरी है। बीएलओ होने के नाते लोगों को वोट देने के लिए जागरूक भी करते हैं। झारखंड में जो पहले फेज का वोटिंग है वो शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथ पर लगातार कतारें लगी हुई है। वहीं 43 सीटों पर आज पहले चरण की वोटिंग है। आपको बता दें, 683 उम्मीदवारों की किस्मत जो है आज दांव पर लगी हुई है। वहीं पूर्व सीएम चंपई की किस्मत का भी आज फैसला होने वाला है। तो आज झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। पहले चरण का ये वोटिंग जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले चरण के 43 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 683 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। इसमें चंपई सोरेन के बेटे का भी नाम सामने आ रहा है। आज उनकी किस्मत का भी फैसला होगा। आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग आज है। वहीं 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। झारखंड में आज वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की आज वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण के राज्य की कुल 43 सीटों पर जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। आपको बता दें, कांके विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग सर्टिफिकेट को भी दिखा रहे हैं। बीएलओ रीता देवी ने इसे लेकर अपना बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में अपना बहुमूल्य वोट काफी जरूरी है। बीएलओ ने आगे ये भी कहा कि बीएलओ होने के नाते लोग वोट देने के लिए जागरूक भी हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, क्योंकि लगभग 10 बजे तक का समय बीत चुका है और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें झारखंड में, क्योंकि पहले चरण का ये मतदान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 13% वोट डाले गए हैं, क्या ये वोटिंग परसेंटेज से आप समझ पा रहे हैं? वो बिल्कुल सही है। जो जिसे आपने पिछले दिन देखा होगा 2019 की अगर हम बात कर ले तो 2019 में भी जो 9 बजे तक के जो आंकड़े आए थे वो उस समय के 12% का था। और लोकसभा में भी आपने देखा होगा पिछले हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी 14% का था। तो निश्चित रूप से रुझान है, मतदाताओं में रुझान है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने तैयारियां की थी, जिस प्रकार से उन्होंने सभी को जागरूक करने की कोशिश किया था, तमाम मतलब बैनर होर्डिंग को लेकर के तमाम जागरूकता को समृद्ध करने के लिए यानी मतदाताओं को अपील करने के लिए हर तक जो है प्रयास किया था। तो निश्चित रूप से मतदाताओं में उत्साह काफी है। नई सरकार बनाने के लिए काफी उत्साहित लोग हैं और मुझे लगता है कि दिन के बढ़ते तापमान के साथ साथ भी मतदान की प्रतिशत भी बढ़ेंगे। बिल्कुल अजय, अगर बात की जाए महिलाओं की और पुरुषों की तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी देखने को मिल रही है वो मतदान करने के लिए? देखिए, ये चुनाव आयोग ने ये स्लोगन दिया था, पहले मतदान उसके बाद फिर जलपान। तो ऐसा जो अब घर की महिलाएं भी जो है वो जलपान ना बना करके मतदान केंद्र पहुंच रही है। आप देख सकते कि पुरुष भी वो अपनी सारी काम सारी चीजों को छोड़ करके वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। युवाओं के खास कहा जाती युवा जो सबसे पहली बार वोटर्स जो मतदान देने जा रहे हैं और उसके लिए खास जो चुनाव आयोग ने तैयारी क्या है, उन्हें चॉकलेट देकर के फूल गुलदस्ता देकर के उन्हें उत्साहित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज उनके लिए सबसे बढ़िया स्मरणीय पल है, क्योंकि मतदान वो पहली बार दे रहे हैं और ऐसे में उनको चॉकलेट खिला के या मिठाई खिलाकर उनको वो मिठा खिला करके उनके एक मजबूत यादगार पल बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल अजय, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व और इसलिए बार बार कहा जाता है, यही अपील भी जनता से की जाती है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी पहले आप सुबह सुबह मतदान कर दीजिए, अपने देश के प्रति अपने राज्य के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका आह्वान कीजिए और फिर उसके बाद जो है बाकी
काम, और यही देखने को भी मिलता है। आज मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना है अजय, तो आज क्या लगता है कितने प्रतिशत तक ये वोट परसेंटेज बढ़ेगा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा? और निश्चित रूप से देखिए, अभी जो 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 13% काफी उत्साहित है। यानी इनसे समझ सकते हैं कि जो मतदान की जो आंकड़े सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मतदाताओं में काफी उत्साह है। उनको नई सरकार बनाने के लिए काफी उत्साह है। उन्हें अच्छी सरकार चुनने के लिए वो मतदाता जो है वो अपने मतदान केंद्र पहुंच करके पहुंचते। अभी देखिए, अभी कुछ देर के बाद ये काफी तेजी से बढ़ेगा। अभी ग्रामीण क्षेत्र जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में भी काफी उत्साह है, और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जो पहाड़ों और जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उन जो तराई घाटियों की जो है उसमें भी मतदान केंद्र में पहुंचाए गए, तो निश्चित दोपहर तक जो सामने संभावित आंकड़े आएंगे वो 40% से अधिक हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से झारखंड में सबसे बड़ा आज उत्सव है, महोत्सव के रूप में है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लगातार अपने वादों को लेकर के, अपनी सौगातों को लेकर के पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो लेकर के चुनाव के मैदान में। अब जनता को तय करना है कि नई सरकार किस तरीके से चुने, और सरकार चुने, और नई जो सरकार जो कह सकते हैं कि झारखंड में नई सरकार नई गाथा लिखने को तैयार है। वोटिंग है वो 7 बजे से शुरू हो चुकी है, वहीं 10 बज रहा है। तो अब तक अगर जनसंख्या की बात की जाए तो कितने प्रतिशत लोग वहां पहुंच चुके हैं? और अगर बात की जाए, क्योंकि जब वोटिंग होती है तो सबसे पहले ध्यान ये होता है कि अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग वहां पे वोट देने पहुंचते हैं, तो या तो ये होता है कि सरकार बदलना चाहते हैं, या होता है कि उसी सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस मायने को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है कि इस बार जो जनसंख्या है वो झारखंड का कितना बढ़ने वाला है वोट को लेकर? जी, अब जो वोटरों का जो उत्साह है, लंबी कतारें हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी मतदान केंद्र है, और सभी लगभग मतदान केंद्रों में आप कह सकते हैं कि लंबी कतारें हैं। तो निश्चित रूप से नई सरकार चुनने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से लगातार आपने देखा होगा जिन वादों को लेकर के सरकार 2019 से उतरी थी, और उन तमाम वादों को लेकर के अब जनता आकलन कर चुकी है, वो फैसला ले चुकी है, और निश्चित रूप से नई सरकार बनाने के लिए तैयारी है। और इसी कारण वो अपने मतदान केंद्र पहुंच कर अपने मतदान यानी एक अंगुली की स्याही देकर के नई सरकार चुनने को तैयार है। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें, मतदान केंद्र जो है, जो पोलिंग बूथ्स हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है ताकि जो वोटर्स हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े? कई बार अजय ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि वोटर पहुंचता है अपने घर से बाहर, मतदान केंद्र तक पहुंचता है, लेकिन वोटिंग लिस्ट में उसका नाम नहीं होता, तब परेशानियां होती है। तो ऐसे किस तरह की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? देखिए, अगर वोटर लिस्ट की बात करें तो लगातार चुनाव आयोग ने सभी जिलों के जो निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी है, उन तमाम को कई चरणों में उनमें आशंकित किया गया। ये क्या है, नामांकन दर्ज कराए, नए वोटरों की बात करें, पुराने सुधारों की बात की, लगातार वो 3-4 महीने से लगातार वो तैयारी कर ली। तो ऐसी इस बार जो स्थिति हुई विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि हाल में भी आपने देखा कि झारखंड में लोकसभा चुनाव हुए थे, और वैसे में उन तमाम प्रक्रियाओं को निभाते हुए फिर सरकार ने विधानसभा की और वैसे में नए वोटरों को लेकर के तमाम नए सुधार, तमाम चीजों को लेकर के वो जो है पूरी तैयारी के साथ विचार किए। तो ऐसी अब संभावनाएं इस विधानसभा में नहीं देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि लगातार वो इस मतदाताओं को जागरूक करने के कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में सिर्फ कार्यक्रम कराया, जागरूकता अभियान चलाया गया, जगह जगह पे बोर्ड लगाए गए, होर्डिंग लगाए गए, और तमाम जितने भी मॉडल बूथ है राज्य में करीबन 554 जो मॉडल बूथ बनाए गए, वो आकर्षित ढंग से सजाया गया, आकृतियों दी गई है, और जितनी भी कह सकते हैं कि एक उत्सव के रूप में जो है चुनाव आयोग ने यही वजह है, लोकतंत्र का ये महापर्व है। इंडिया वॉइस भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर आज आपके क्षेत्र में मतदान है तो जरूर अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान के इस महापर्व का, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिए। अजय, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी पल पल की अपडेट जो है लेते रहेंगे। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का आज रण, पहले चरण के तहत 43 सीटों पर वोटिंग जो है वो जारी है।
तो बात कर लेते हैं अगली खबर की। लातेहार विधानसभा में चुनाव की ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ जवान को गोली लग गई है। जवान को गोली लग गई, जिसके बाद जवान को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया है। आपको बता दें, जख्मी जवान को एयरलिफ्ट कर रांची के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाने की तैयारी की जा रही है। वहीं सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार यादव लातेहार का लाभपुर विधानसभा चुनाव को लेकर ड्यूटी पर तैनात थे। अभी सुबह पिकेट में एक एक्सीडेंटल फायरिंग हुई, जिसमें संतोष कुमार यादव को सिर में गोली लग गई। तो झारखंड चुनाव का दौर जारी है, जिसमें एक जवान को जो है वो सिर में गोली लग गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान सीआरपीएफ की एक जवान को गोली लग गई है। हालांकि उसे मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। चुनाव में तैनात ये जवान था जिसको गोली लग गई। जवान को इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। तो सीआरपीएफ जवान को गोली लग गई। वोटिंग जो है झारखंड में लगातार जारी है, इसी दौरान उन्हें सीआरपीएफ को गोली लग गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में बड़ा हादसा हो गया। जी हां, रिफाइनरी में एक तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैल गई। तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। पहले सभी घायलों को रिफाइनरी के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उनको बेहतर इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस रिफाइनरी के एबीयू प्लांट को 40 दिन से शट डाउन कर रखा था। सब कुछ फाइनल होने के बाद दोबारा से इसको मंगलवार की शाम को चालू किया गया। बताया गया है कि इसमें लीकेज होने से फर्नेस फटने के कारण ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण प्लांट में आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से, कितना भीषण ये ब्लास्ट की आग का जो गुब्बार है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। साथ ही ये ब्लास्ट इतना ज्यादा भीषण था, इसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि 1 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई पड़ी। वहीं हालांकि इस हादसे में ब्लास्ट के दौरान 10 लोग घायल हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा के रिफाइनरी में हुए शटडाउन के दौरान ब्लास्ट का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद फारूक का। फारूक, मथुरा रिफाइनरी में बड़ा ब्लास्ट हो गया, किस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल रिया, ये मामला जो है मंगलवार की देर रात का है, जहां पर एक यूनिट में एकदम ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने से इतना तेज ब्लास्ट था कि तमाम गांव में अफरा तफरी मच गई। जो आसपास के गांव में वहां तक आवाज जाती है इसकी, यानी ब्लास्ट की आवाज 1 किलोमीटर तक जाती है, क्योंकि ये यूनिट जो है शटडाउन लिया हुआ था और कई महीने से इसका शटडाउन चल रहा था। क्योंकि रिफाइनरी में अलग अलग यूनिट के जो है शटडाउन चलते हैं और शटडाउन 3-3, 4-4 महीने के होते हैं। तो इसका जो है शटडाउन के बाद में इसको जब चालू करने की प्रक्रिया हो रही थी तो उसमें कर्मचारी काम कर रहे थे। और ये आपको बता दें कि कर्मचारी जो है कई लगे हुए थे इसमें, जिसमें जब इसको यूनिट को चालू करने के लिए जब तैयारी की जा रही थी तो इस यूनिट में अचानक से ब्लास्ट होता है और करीब 8 से 10 कर्मचारी इसमें घायल हो जाते हैं। हालांकि जानकारी के अनुसार जो है 8 कर्मचारी बताए जा रहे हैं कि घायल हुए, जिसमें 3 की हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है भैया, और 3 को उनको जो है सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाकी का जो है और अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 3 की जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है, तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए हैं? जी बिल्कुल प्रज्ञा, जो है उन्होंने जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से साफ तौर पर कहा है कि तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत का कार्य शुरू करवाएं। हालांकि रिफाइनरी के जो अधिकारी हैं मथुरा रिफाइनरी के, वो भी वहां पहुंच गए थे रात में ही, और तमाम मथुरा के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और खुद डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी जो है बहुत काफी बड़ी है, काफी एरिया में फैली हुई है, कई यूनिट प्लांट हैं जिसमें जो है कार्य होता है और तमाम जो है गैस के प्लांट भी यहाँ से निकलते हैं।
तो इसको लेकर जो है पीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए आला अधिकारियों से कहा है कि मौके पर तत्काल पहुंचे। लेकिन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार, बड़ा ये हादसा है तो कितना नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है? जी प्रज्ञा, कल हमने बात करी थी देर रात में, जो मथुरा रिफाइनरी के अधिकारी हैं उनसे बात करी थी, तो उनका कहना था कि अभी इसका हम आकलन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आग अभी जो है उसके अंदर लगी हुई है और आग की लपटें जरूर थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन इसका आकलन जो है जब पूरी तरीके से आग बुझ जाएगी और उसका जो है आकलन तभी किया जाएगा। ये आकलन टेक्निकल प्रॉब्लम से मतलब होगा और जो टेक्निकल चीजें हैं उनका आकलन जो है मथुरा रिफाइनरी के अधिकारी क्योंकि फारूक, इस पूरे हादसे में 8 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से आपने बताया कि 3 जो है काफी ज्यादा गंभीर स्थिति में है। डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है उनको लेकर? जी बिल्कुल, डॉक्टरों का कहना है कि जो 8 लोग हैं उनमें से 5 लोग तो 8 से 10% झुलसे हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि जो 3 लोग हैं वो कुछ ज्यादा झुलस गए हैं और आग की लपटों में पूरी तरीके से जैसे कि गिर जाते हैं वैसे गिर गए थे। तो उसको लेकर जो है जिलाधिकारी ने कहा है कि अभी कुछ जो है स्थिति सामान्य है। फारूक, हादसे की मुख्य वजह क्या समझ पा रहे? क्योंकि जो प्लांट या जिस यूनिट में हुआ, जैसा आपने भी कहा, कई दिनों से, कई महीनों से शटडाउन थी, उसके बाद शुरू करने से पहले क्या कुछ टेस्ट जांच नहीं की गई थी कि अचानक ब्लास्ट हो गया, मजदूर वहां पर मौजूद थे और मजदूर जो है झुलस जाते हैं? जो टेस्ट जांच करने चाहिए थे पहले यूनिट को शुरू करने से पहले, क्या वो नहीं किए गए थे? यहाँ पर किसकी लापरवाही? जी बिल्कुल भैया, इसमें जो है जब जांच का विषय है, जब जांच होगी तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ लापरवाही सामने आएगी, क्योंकि कोई भी यूनिट अगर जो है शटडाउन होता है उसका और उसके बाद जो है उसको जो है चालू किया जाता है, रीस्टार्ट होती है, तो उस यूनिट की पूरी जांच होती है, पूरी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सॉल्व की जाती हैं और उनकी सारी जांच होने के बाद में ही उन यूनिटों को चालू किया जाता है। कहाँ पे ये खामियां नजर आई हैं या कहाँ कमी रह गई, तो ये सब जो है जांच का विषय है। मथुरा रिफाइनरी के अधिकारी और जिला प्रशासन मिलकर उसमें जांच करेंगे और जांच में जो है सारी चीजें जो, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी में तमाम इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है, वो सब इस यूनिट की जांच करेगा और जांच के बाद ही ये सामने आएगा कि कहाँ कमी रह गई है और किसकी जो है इसमें गलती सामने निकल कर आती है। ये जांच का विषय है। जी रिया, अभी इसमें जो है थोड़ा समय लगेगा जांच में और जांच होने के बाद ये सारी कमियां सामने निकल कर आ जाएंगी कि और जो नुकसान हुआ है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी एक आकलन जो है। लेकिन फारूक, जिस तरह से आपने भी कहा कि रात को जब ब्लास्ट हुआ, आग का गुब्बार जो है वीडियो में कैप्चर भी हुआ है, इतना भीषण ये ब्लास्ट था कि 1 किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी गई थी। अभी अगर बात करें, क्या अभी आग पर काबू पा लिया गया है? जो नुकसान है, जैसा आपने कहा, एक बार आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद आकलन होगा। जी बिल्कुल, रात तक जो है प्रयास किए जा रहे थे, देर रात तक, और सुबह भी अभी प्रयास किए गए हैं कि आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन अभी जो है स्थिति, अभी कुछ अधिकारियों से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि स्थिति अभी सामान्य है, अभी जिस तरीके से रात में था वैसा नहीं है, क्योंकि यूनिट जो है काफी बड़ी थी और इस यूनिट में जो आग लगी है वो पूरी तरीके से बिल्कुल शांत हो जाएगी, बुझ जाएगी। उसके बाद जो है तमाम जो टेक्निकल इंजीनियर्स है वो यूनिट को देखेंगे कि कहाँ पे कमी रह जाती है और किस तरीके से कारणों से ये आग लगती है। ये अभी टेक्निकल जो है टीम आज जांच करेगी। तो अब ये देखना होगा कि इसमें कितनी इसकी नुकसान होता है और जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था 1 किलोमीटर तक इसकी गूंज जो सुनाई दी गई थी, गांव के लोग तमाम जो रात में सो रहे थे सारे उठ जाते हैं और उठने के बाद में एकदम अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और ये देखते हैं कि मथुरा रिफाइनरी में एक तरीके से आग लग गई। तो ये एक बड़ा ही जो है गंभीर पहलू है। जी, बात की जाए कि क्योंकि ये शटडाउन था, ये रिफाइनरी जो फैक्ट्री है, उसके बाद अचानक से उसमें आग लग जाती है, इतने लोग घायल हो जाते हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है किसी अधिकारी के खिलाफ? जी प्रज्ञा, अभी कोई एक्शन इसमें नहीं लिया गया है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होती है, जब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाता है, तब तक इस पर जो है कार्रवाई भी जो है जिला प्रशासन शायद नहीं करेगा, क्योंकि जब तक जांच होगी तभी इसमें पता लगेगा। तमाम टेक्निकल टीमें हैं, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी में प्रज्ञा तमाम
यूनिट्स हैं और अलग अलग जो है काम करते हैं। जो प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग काम होता है। कहीं जो है ऑयल का फिल्ट्रेशन होता है, कहीं जीएफसी का उत्पाद होता है, तो इस तरीके से कहीं डीजल का जो है फिल्ट्रेशन होता है, कहीं पेट्रोल का। तो बड़े बड़े प्लांट हैं, यानी रिफाइनरी जो है काफी बड़े एरिया में बनी हुई है और बड़े बड़े प्लांट हैं, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी प्रज्ञा बड़ी जो है स्तर पर बताई जाती है, हिंदुस्तान की एक बड़ी जो है रिफाइनरी बताई जाती है। बिल्कुल फारूक, अब देखना ये होगा कि जो लोग घायल हैं उनको कितनी जल्दी ठीक किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मथुरा रिफाइनरी में ये बड़ा ब्लास्ट हो गया था जिसमें 10 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। आपको बता दें ब्लास्ट इतना तेज था कि 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई गई। वहीं हादसे में 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। खबर अयोध्या से है, जहां खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा राम मंदिर को उड़ाने की धमकी के मामले पर अयोध्या हाई अलर्ट हुई है। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को और भी मजबूत किया गया है। एसपी सुरक्षा ने राम मंदिर दर्शन मार्ग समेत प्रमुख स्थानों की जांच की है। सुरक्षा बलों के साथ निरीक्षण भी उन्होंने किया। आपको बता दें कि राम मंदिर की सुरक्षा आम दिनों में भी सख्त रहती है। हालांकि सुरक्षा घेरे से होकर ही श्रद्धालुओं को राम मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। 16 और 17 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है। राम जन्मभूमि समेत रामनगरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से हालांकि इनकार किया है। तो अयोध्या से ये पूरा मामला, जहां राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी एक खालिस्तानी आतंकी ने दी। इस दौरान अयोध्या नगरी में हाई अलर्ट है। राम जन्मभूमि परिसर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर दर्शन के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि जिस तरह से राम मंदिर में वैसे भी एक कड़ा सुरक्षा घेरा रहता है और श्रद्धालुओं को तभी एंट्री मिलती है जब वो सभी जो जांच है उससे गुजरते हैं। लेकिन जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो के जरिए अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उसके बाद से अयोध्या में हाई अलर्ट है। पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और राम मंदिर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तो अयोध्या में हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी ने अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उसके बाद से ही काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। तो अब बात कर लेते हैं एक दूसरी खबर की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से खाद को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जबकि करहल चुनाव में है तब भी खाद नहीं मिल रही है, बाकी राज्य के हालात कैसे होंगे, कहने की जरूरत क्या है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि करहल में चुनाव है तब वहां खाद की ये हालात है, तो बाकी राज्यों में क्या होगा। तो आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से खाद को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि करहल में चुनाव है तब भी खाद नहीं मिल रही है, तो बाकी राज्यों के हालात कैसे होंगे ये कहने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।